नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला बताने जा रहा हूँ। सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आज हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी पठन पाठन करवाएंगे। यह जो क्लास होगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और यह मैराथन क्लास है। क्लास लंबा होगी तो आपको ज्ञान अधिक मिलेगा। ध्यान रखेंगे, आप जितना कम क्लास पढ़ेंगे, कोई 5 मिनट में कहता है वर्णमाला सीख लें, 2 मिनट में सीख लें, ये सब आपकी गलतफहमी, इससे आपका कभी भला होने वाला नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो आज हम बचपन की ओर चलते हैं। बच्चा में आप जिस तरह वर्णमाला पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे बच्चा में भी, ठीक है, उसी की ओर मैं ले चलता हूँ ताकि आप अधिक ध्यान दें और अधिक समझ सकें। जैसे बचपन में पढ़े होंगे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। ये क्या था? ये व्यंजन वर्ण था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सब व्यंजन था। इसी को हम बता रहे हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो इस तरह से बता देंगे बच्चा की तरह। तो आप चित्र के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। च से चम्मच, छ से छाता। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण या, ई, उ, री, ए, या, ओ, या, अंग, यह। तो ये हो गया स्वर वर्ण। यहाँ पे स्वर वर्ण की संख्या कितना बताई गई है? देखिए 11 होता है, टोटल 11 होता है। और व्यंजन वर्ण 33 होता है। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं 39 मिलेगा। तो शुद्ध इसमें क्या होता है कि मूल व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, इस तरह से मिला करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे भी बताएंगे कि कितने। और ऐसी हिंदी वर्णमाला टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ध्यान रखेंगे, टोटल 52 होते हैं। तो आपको हम वेरीफाई करवा देते हैं, आगे चल करके ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव भी। और यदि आप सब्जेक्टिव पर ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों को सोल्व करना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक घमंड में मत रहिए कि हम सब्जेक्टिव पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव का हल नहीं करेंगे। आपकी ये गलतफहमी हो जाएगी, फिर आगे चल करके फंस जाएंगे। तो ये हो गया। तो देख लें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। तो आपको इतना ही लेना है। यंग, या तीनों को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये तीनों नहीं आएगा, केवल या, ई, उ, ये, या, वो। तो ये क्या हो जाएंगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण बहुत ठीक है। इससे आगे हम बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे ताकि आप की समस्या दूर हो जाएगी। बात करते हैं, आप यदि नए हैं तो अपने सुविधा के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, अच्छी बात है। बार बार कहने में हमें खराब लगता है। वर्णमाला स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अभी हम के साथ बता रहा हूँ ताकि आप भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब व्यंजन कितना बताए थे? 39 तो हमने बताया था। मूल व्यंजन, ठीक है, 39। अब टोटल वर्णमाला कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। तो वर्णों के कई समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। कभी भी कोई पूछ देगा कि वर्णमाला क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11। तो कौन कौन? या, ठीक है, देख ले यहाँ पे स्वर वर्ण या, ई, उ, ए, या, ओ, या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एक यहाँ यह छूट गया है, ठीक है। इस तरह से मिला करके 11 हो जाते हैं। एकदम धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन कछुए की तरह सफलता पाइए, निश्चित है। और मैराथन क्लास आपका भविष्य तय करेगा। क्यों तय करेगा? क्योंकि यह जो क्लास होगा वह लंबा होगा, और लंबा होने के कारण आपको हर तरह की समस्या से निदान मिल जाएगी। परीक्षा हॉल में हर प्रकार की गोली मिल जाएगी परीक्षा से लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताए गए हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? हास्य स्वर को लघु स्वर बोला गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हास्य स्वर को क्या बोला गया है? तो लघु स्वर बोला गया है। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर बोला गया। आप यदि छंद का क्लास किए होंगे, ठीक है, हम छंद भी बता दिए, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा लघु और गुरु। छंद पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे गुरु की मात्रा आपको लगाने के लिए बोला जाएगा, कहीं कहीं लघु की मात्रा आ जाएगा, तो उस समय आपको ये काम में आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, लघु मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। लघु मतलब छोटा होता है। तो लघु में कौन कौन आ जाता है? या, ई, उ और री। तो इसको 7 हो जाता है। 7 या 4, 11 मिला करके टोटल होते हैं। ये 4 हो जाते हैं, इसकी संख्या 4 है और इसकी संख्या 7 है। तो सातों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? यदि आप समझदार हैं, अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ लिखते जरूर जाएंगे, नोट बना लेंगे तो अच्छी बात होगा। जैसे या, ई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इरेजिंग कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए या, ई, उ, ए, या, ओ और आ, आनी
बड़ी मात्रा शब्द जिसमें बड़ी मात्रा। अब इसकी मात्रा आपको पकड़ में रखना है, ठीक है। जैसे इसका मात्रा क्या होता है, इसमें 4 है, तो मात्रा को भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मात्रा नहीं रखिएगा। अब इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि छंद में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा यूट्यूब पर कभी कोई नहीं बताएगा। सब क्या करते हैं कि अपनी एथी को चुरा करके बताते, इससे क्या होता है, वो जब वो ऑनलाइन वगैरह क्लास लेते हैं तो उस समय उनको फ़ायदा होता है। यदि सब कुछ फ्री में दे देंगे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे, लेकिन मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। कुल व्यंजन कितना होते हैं, 39 होते हैं, ध्यान रखेंगे। मूल व्यंजन 33 हमने बताया था फर्स्ट में। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। ये सब जितना भी मैं गोल कर रहा हूँ ये आप हमेशा लिखते चले जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, अंतर ज, र, ल, व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसकी भी संख्या कितना है संयुक्त व्यंजन की, 4 होते हैं, ठीक है। इस क्लास में घोष अघोष सारे कुछ बता देंगे। आज के बाद कभी भी आपको वर्णमाला का क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्प्रेक्षित या दिगु व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होती है। मूल व्यंजन 33, बार बार बता रहा हूँ। अब देखते हैं कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो कंठ से होता है। जैसे कवर्ग, ठीक है, उसको कंठ बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तालव्य से होता है, जिसको तालु भी बोला जाता है। च, छ, ज, झ, इया। ध्यान रखेंगे कितने हैं, च, छ, ज, झ, इया 5, तो इसको चवर्ग बोला जाता है। और तालु किसको कहा जाता है, तो तालु मुंह के भीतर की छत, ठीक है, जो ऊपर में जीभ क्या करता है, टच करता है, और पिछला भाग को तालु बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ होता है, तालु से च, छ, ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये सब रट लेंगे, ठीक है। यहीं पे लोग फंसते हैं और एक एक नंबर की अभी मारा मारी चल रहा है। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ को टवर्ग बोला गया है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। मूर्धा का कहने का अर्थ होता है मूर्धा मुंह के भीतर की छत को, ठीक है, मुंह के भीतर की छत को, अगला भाग को, क्या, अगला भाग। जैसे एक ऐसे मुंह होता है ना, मुंह होता है, तो ये ऊपर का भाग क्या होता है, छत होता है। इसको ऊपर का भाग क्या कहा जाता है, छत। तो एक होता है आगे का छत और एक होता है पीछे का। तो इस भाग को पिछला हम कह सकते हैं और इस भाग को हम आगे का छत कह सकते हैं, ठीक है। इसको आगे का कह सकते हैं और इसको पीछे का। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी दिक्कत ना हो। तवर्ग, तवर्ग दंत से, जैसे त, थ, द, ध, दंत न, ये इसको तवर्ग बोला जाता है। त से तवर्ग, त से तथा। तो इसके उच्चारण स्थान कहाँ है, ऊपरी दांतों के निकट से, जैसे ऊपर में दांत है उसी के निकट से। अब इससे आसान उपाय 11 में बता रहा हूँ कि आप बोल करके देखिए, अभ्यास कीजिए। त, थ, द, ध, दंतन। देखिए जीभ क्या है, दांत के ऊपर जहां आपका 2 दांत आगे का हिस्सा बड़ा बड़ा है वहीं पे जीभ क्या है, टच करता है। टच नहीं करेगा, जीभ क्या है, एक हमारे तार की तरह होती है। जैसे बीना में तार नाचते रहता है उसी प्रकार जीभ भी क्या करता है, नाचते रहता है, तब कहीं सही शब्दों का चयन हम कर पाते हैं। उसी प्रकार पवर्ग का स्थान क्या, ओष्ठ से है। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे ओष्ठ क्या है, दोनों ओठ जिससे लिपस्टिक लगाई जाती है। ओठों में लड़कियां लोग क्या लगाती, लिपस्टिक लगाती, तो उसको क्या बोला जाता है, ओष्ठ बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से जोड़ करके पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट कि आप भूलेंगे नहीं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन मूर्धन्य दंशः। क्यों बोला गया उसमें व्यंजन, क्योंकि इसकी बोलने से क्या होती है, इसकी बोलने से ऊष्मा निकलती है। जैसे कोयला के जलाने से क्या होता है दोस्तों, कोयला जलाने से ऊष्मा निकलती है तो हम उसका फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार उसमें व्यंजन मूर्धन्य दंशः, तो इससे ऊष्मा निकलती है, ठीक है। घर्षण ज्यादा होता है, अधिक बल हवा निकलती है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, आज्ञा, अर्सरा, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 व्यंजन वर्णों के सहयोग से ये बना है। छ, अर्त्र, आज्ञा, अर्सरा, ये सब 2 व्यंजन वर्णों के सहयोग से मिल करके छ का निर्माण होता है, त्र का निर्माण होता है, ज्ञा का निर्माण होता है, अर्सरा का निर्माण होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे किस किस से होता है, ठीक है। छ, तो इस तरह से आपको माइंड में लेकर के चलना है हर चीज, हर बिंदु को। उत्प्रेक्षित दिगु, ड और ढ को उत्प्रेक्षित दिगु के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से अग्रभाग, जैसे आगे का भाग को अग्रभाग बोला गया है।
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र भाग कहा जाता है। जैसे इन मात्रा को, ठीक है, उच्चारण करने से ये जीभ क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ई, बड़ी ई, ये, या, री, देख लें बोल करके अभ्यास करते जाए, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मध्य भाग, जिसके उच्चारण से जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठाने लगता है उसे मध्य भाग कहा जाता है। यह, ठीक है। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है पश्चात स्वर कहा जाता है। जैसे या, ऊ, ओ, ये सब क्या पश्य भाग कहा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक नज़र जरूर देख लेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होता है। भाषा की लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, या, ई, उ। अनुस्वार तत्सम तद्भव दोनों हो सकते हैं। छोटे ई, बड़ी ई एवं त्र स्त्रीलिंग वर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी कहना होगा ये लगा लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन दे देगा इनमें से स्त्रीलिंग कौन है। तो यह छोटी ई, बड़ी ई एवं त्र क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। अभी तक हमने तो बताया नहीं था ये सब क्या था, लेकिन जो भी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं बहुत ही ठोस चीज़ बता रहे हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, कंठस्थ व्यंजन क, ख, ग, अंगा, तालव्य व्यंजन च, छ के अंतर्गत, मूर्धन व्यंजन ट, ठ, ये सब, दंत व्यंजन त, थ, द, ध, ल, ओष्ठ व्यंजन प, फ, ब, भ, ठीक है। आगत स्वर, ये एक नया चीज यहाँ पे है। आगत स्वर क्या है, आ, जो लिखा हुआ, ठीक है। और मध्य स्वर क्या है, या। हिंदी शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। अभी तक हमने पढ़ाया था स्वर कितने होते, 11। 11 किसमें, तो री को जोड़ कर करके 11 हो जाते हैं। यदि री को हम निकाल देंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11, ठीक है। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा सिपरसा सितारे हिंद ने शुरू किया था। नुक्ता मतलब जैसे यहाँ पे, जैसे राज के नीचे क्या है, ये बिंदु लगा हुआ है ना, उसी प्रकार बाग के नीचे बिंदु लगा हुआ, तो इसी को नुक्ता बोला गया। तो इसकी शुरुआत किसने किया था, सर्वप्रथम राजा सिपरसा सितारे हिंद ने किया है। अब यहाँ पे मुख के आधार पर, जैसे मुंह के आधार पर तो बहुत कुछ हम लोग बोलते हैं। समृद्ध स्वर और विकृत स्वर 2 भागों में बांटा गया है। अब मुख के आधार पर, मुख मतलब मुंह, जैसे गेहूं डालने वाला मशीन में क्या करते हैं हम लोग, बहुत मात्रा में उसमें गेहूं डाल देते हैं और नीचे से क्या होता है, गेहूं फिर हमें साफ हो करके निकलती है। तो ऊपर का भाग को क्या बोला जाता है, मुंह बोला जाता है। या तो ऐसे कह लें, जिस खाना को हम लोग मुंह में डालते हैं और दांत चबाती है उसको मुंह बोला गया है। इसकी संख्या समृद्ध, इसके 2 आधार बनाया गया, उच्चारण आधार, क्या कि एक समृद्ध स्वर बोला गया और एक विवृत स्वर बोला गया। समृद्ध स्वर वैसे स्वरों को जिन स्वरों के उच्चारण मुख का सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलता है, उसको समृद्ध स्वर कहा जाता है, लगभग बंद के बराबर होता है। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, री, ये सब क्या समृद्ध स्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विकृत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विकृत स्वर कहा जाता है, अर्थात या के उच्चारण स्थान में, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा बता दिया। अब एक आता है अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है, दोनों की अपेक्षा क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर अधिक खुलता है, जैसे मुंह के आधे से कम खुलता है, ये और वो, ठीक है, इसे अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है दोस्तों। और विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है और मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, जैसे ये, या, ओ, आ, अर्ध विवृत होता है। एक तो हमने पढ़ाया था अर्ध समृद्ध, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, और एक होता है अर्ध विवृत स्वर, दोनों में अंतर होता है, उससे भी आधा, ठीक है, उससे भी आधा स्वर, ठीक है। समृद्ध और विवृत दोनों में अंतर है, देखिए यह है एक, वहाँ पे स है, तो समृद्ध में विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुल जाता है, आधे से ज़्यादा, ठीक है, 3 हिस्सा, या, ए, ओ, या, इसको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं ओष्ठों और मुख्य कृति के आधार पर। ओष्ठ मतलब जैसे लिपस्टिक लगाते हैं उसको ओठ बोला जाता है। तो वृत्तमुखी और वृत्ताकार। वृत्तमुखी मतलब जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है कोई भी शब्द को, ठीक है, इस तरह का इसको हम क्या करते हैं, वृत्त बोला जाता है, पर इसी को इधर से हाफ
और इधर से हाफ, लिपस्टिक इसी तरह रहता है। तो ये क्या निर्माण हो गया, एक ओष्ठ का निर्माण हो जाता है। क्या है, इसको ओठ कहा जा सकता है, ओष्ठ जिसको, ठीक है, इस तरह से ओठ होता है। और ये क्या है, ऊपर का भाग को हम ओठ कहते हैं। तो इसको अब इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक कारों ने क्या किया है, वर्तमुखी और वृत्तमुखी के दो रूप दिए हैं। कौन कौन, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, अर्थात गोलाकार हो जाता है। ये दोनों क्या ओठ हैं, सट जाएंगे। तो वैसे स्वर उसको क्या बोला गया है, तो वृत्तमुखी स्वर कहा गया है। जैसे उ ओ, ये सब वृत्तमुखी स्वर है। और अवृत्तमुखी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होता, अपितु फैल जाते हैं। जैसे या, ई, बड़ी ई, देख लें, मुंह क्या होता है, फैलता है, रबड़ की तरह थोड़ा घिंचाता है। तो इसे अवृत्तकार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह अवृत्तकार के अंतर्गत, ठीक है। या ई, ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, रट लेंगे, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई। तो जुड़वा जहाँ आ जाएगा वहाँ यह वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको रट लेना है। और यहाँ भी बड़ी ऊ और बड़ी ऊ क्या है, ये समृद्ध स्वर के वृत्ताकार के अंतर्गत आ जाएगा, उ ओ। तो इस तरह आपको रटना नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से अभ्यास करना है। व्यंजनों का वर्गीकरण का उच्चारण स्थान तो हमने बता दिया, कंठ से तालव्य मूर्धा के पिछला छत को क्या कहा जाता है, तालव्य बोला जाता है। मूर्धन्य मूर्धा के पीछे भीतर की छत को मूर्धन्य बोला जाता है। दंत ऊपरी दांतों को निकट और ओष्ठ दोनों ओठों के, तालव जो मुख के भीतर का छत को तालव बोला जाता है। वात्स्य दंत और मसूड़ा, ये नया चीज है यहाँ पे, दंत और मसूड़ा को क्या बोला गया है, तो वात्स्य बोला गया है। दंतोष्ठ बोला गया ऊपर के दांत और निचला, ठीक है। मूर्धन्य मूर्धा के भीतर की छत को मूर्धा बोला जाता है और अगला भाग को, ठीक है। स्वर तंत्रीय स्वर अंत्र कंठ के भीतर स्थित है। उत्प्रेक्षित जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठ करके झटके से साथ नीचे आए उसे उत्प्रेक्ष कहा जाता है। अनुस्वार और पंचम के प्रयोग के नियम, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे आपने सुना होगा त, थ, द, ध, दंतना, ठीक है। तो पंचमा अक्षर इसी प्रकार, ठीक है, इसको क्या लास्ट वाला का पंचमा अक्षर बोला गया है, ध्यान रखेंगे, इसको पंचमा अक्षर के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों यहाँ पे पंचमा अक्षर कहने के अर्थ है, इसे अब हम प्रयोग के माध्यम से सीखेंगे। किस तरह सीखेंगे, जैसे त, थ, द, ध, दंतना तो आया, तो यहाँ देखिए न आया ना, न आ गया, और ये क्या है, इसी वर्ग का है। देखिए द भी इसी वर्ग का, फिर से सुन ले, त, थ, द, ध, दंतना, तो इसी वर्ग का, द क्या है, इसी वर्ग में है। देखिए ये पंचमा अक्षर है, इसको पंचमा अक्षर बोला जाता है। यदि नहीं जानते तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके देखें, तो इसको पंचमा अक्षर बोला गया है। अब इसी के समीप क्या हो जाए, द आ जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बिंदु में, चंद्र बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार कंपन, ठीक है, कंपन में माय आ गया और पद दोनों एक साथ आ गया, तो ये भी बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यदि संधि पढ़ेंगे वहाँ भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। नंदन, तो ये नंदन बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी भी नहीं। आप कभी भी स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को इस तरह हिंदी लिखना नहीं सिखाएंगे। हमारी भाषा मातृभाषा है, लेकिन आज तक हम सब लोग हिंदी लिखना नहीं सीखे हैं। नंदन इस तरह से होगा, ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमी है युवाओं की या शिक्षकों की। बात करते हैं सेकेंड स्टेप में, कुछ नियम और हैं। पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके या व ह आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता है। जैसे या, ठीक है, व और ह 3 अक्षर आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा, ध्यान रखेंगे। कोई भी आपसे पूछेगा इस तरह के, जैसे पुण्य, पंचमा अक्षर तो आया है अंतरसिया पर न, ये क्या है, ये सब नहीं बदलेगा। पंचमा अक्षर न है पर यहाँ अंतरसिया आ गया तो ये नहीं बदलेगा। उसी प्रकार व आ जाएगा और न, व के बाद क्या है, अंतरसिया आ जाएगा या व आ जाएगा, तो भी पंचमा अक्षर में नहीं बदलेगा। और हा क्या है, हा आया है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर में नहीं बदलेगा। यहाँ पे हमने ट्रिक लिख दिया हूँ नियम, पंचमा अक्षर स्वर रहित हो, क्या पंचमा अक्षर क्या होगा, स्वर रहित हो, यानी बिना स्वर के, तथा उसके या व ह आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता है। जैसे व में क्या है, व्यंजन और स्वर दोनों है। उसी प्रकार यहाँ भी देख लें, हा में तो व्यंजन व, तो यहाँ पे पूछ रहा है स्वर रहित हो जाता है, बिना स्वर के। उसके बाद क्या हो जाता है, म, जैसे म तो इसमें है ना, ये म है, तो म क्या है, जब पूरा म लिखेंगे ना तो इसमें व्यंजन या स्वर की दोनों की मात्रा होता है म, ठीक है। आधा म और प्लस य की मात्रा मिल करके
म का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा स्वर रहित हो जाता है, तो ये सब तो स्वर रहित है, म न ये मूर्धन्य ये सब स्वर रहित है, तो ये नहीं बदलेगा। और खास करके अंतरसिया व और ह जहाँ पे रहेगा, ठीक है, अंतरसिया व और ह जहाँ भी रहेगा वहाँ पे यह नियम नहीं काम करेगा, ठीक है। थर्ड नियम क्या है कि मूर्धन्य दंश से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे अंश, ठीक है, हंस। तो इससे पूर्व 3 शब्द ध्यान रखेंगे, तीनों मूर्धन्य दंश अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, याद रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएगा, तो उससे पहले क्या होगा, बिंदु का प्रयोग होगा। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन, ठीक है, वर्ण से प्रारंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। सम मतलब देखिए यहाँ उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग मतलब किसी को उपमा बढ़ा देना, ध्यान रखेंगे। उस वर्णों से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। उसमें व्यंजन, ठीक है, उसमें अंतरसिया कौन कौन है, उसमें व्यंजन अंतरजा र ल व ह, इस तरह से उसमें व्यंजन। तो देखिए उसमें व्यंजन यहाँ पे है ही है, ठीक है, यह है, हा है। इसके जब इसके पहले यदि सम उपसर्ग आ जाएगा तो वहाँ पे क्या प्रारंभ होगा, तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। ये गलत, ठीक है, इसलिए इस सब नियम आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखते हैं घोष अघोष के बारे में चर्चा करते हैं। घोष अघोष किसे कहते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्णमाला से बहुत प्रश्न आते हैं और यहीं से लोग अधिक फंसते भी हैं और अधिक नंबर कट जाते हैं, ठीक है। प्राण तत्व के आधार पर, अर्थात प्राण तत्व के आधार पर इसलिए बोला गया है, यहाँ पे प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी प्राणवायु जो जिसमें हमारा हृदय धड़कन धड़कता है उसे प्राणवायु कहा जाता है। जब भी कोई प्राण निकल जाता है, कोई बेहोश होता है, तो उसको अल्प प्राण के अंतर्गत हम कह सकते हैं, ठीक है, वो फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन महाप्राण जब कोई प्राण अंत कर देता है तो उसको महाप्राण कह सकते हैं, ये भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ कि ट्रिक के माध्यम से आपको कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा याद रहेगा। इस तरह से भूल भी जाएंगे तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको जगह पर पहुंचा देगा। फिर अल्प प्राण महाप्राण, यहाँ 2 बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। अल्प प्राण को सबसे पहले बता रहा हूँ, जिन अक्षर के उच्चारण करते समय मुंह से वायु और फेफड़े से वायु कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे बेहोश हो जाना, ये क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत, ठीक है। एकदम शॉर्ट में समझिए दोस्तों, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है पढ़ने का, ठीक है। पढ़ना भी एक कला है और पढ़ाना भी एक कला है, दोनों चीज़ आप जो सीख लेंगे उसको पढ़ने में मन लगेगी। अल्प प्राण की संज्ञा दिया जाता है प्रत्येक वर्ग का, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ग। कौन कौन, पहला, तीसरा और पंचमा। 1:35 याद रखेंगे, 1:35 में अल्प प्राण निकल गया था, ऐसे जोड़ करके रखेंगे। अब यहाँ पे अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितना है दोस्तों, 19 है। कभी भी पूछ देगा कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितना, तो 19। अनुस्वार प्लस स्वर मिलाकर के कुल 11 हो जाते हैं और इस तरह से टोटल हो जाते हैं 31 हो जाते हैं, ठीक है। और महाप्राण वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु अधिक निकलते हैं उसे महाप्राण कहा जाता है। अर्थात मृत्यु हो जाने की चीज़ को हम महाप्राण कहा जा सकता है। और बेहोश जो होता है व्यक्ति उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण कब बेहोश होता है, 135 में, ठीक है, 1:35 में बेहोश होता है, अर्थात अल्प प्राण। अब यहाँ पे बात आता है दूसरा और चतुर्थ वर्ण। क्या, दूसरा और चतुर्थ वर्ण अर्थात सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या 24, ठीक है। जैसे मूर्धन्य दंश हा, ये टोटल इसकी संख्या क्या हो जाती है, विसर्ग 14 1 15 हो जाती है टोटल मिला करके। यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझने के लिए मैं बताऊंगा आगे। अल्प प्राण के अंतर्गत यदि आप परीक्षा हॉल में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक तरफ अल्प प्राण और दूसरी तरफ महाप्राण लिख देंगे और प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लिख देंगे और उसी के अनुसार आप वहाँ पे बैठा देंगे, तो आपको पूरा मैथमेटिक की तरह कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण में क ख ग आएगा, तृतीय में ग ज झ और ड ढ। तो अल्प प्राण में देखिए 1 2, फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे लिखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, तो 1 2, फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 3
4 5, ठीक है। तो 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ 6 होगा तब ना जाएगा, यहाँ 6 तो 6 तो है नहीं, तो इसलिए 6 यहाँ हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रिक वहाँ लगाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण आप वहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेंगे। कौन 3 चीज़ का अध्ययन फिर से करेंगे, क्योंकि वर्णमाला में बहुत चीज़ को आपको अध्ययन करना रहता है, इसीलिए वर्णमाला का जो क्लास हो जाती है वह लंबी हो जाती है। अघोष घोष सघोष, यहाँ पे घोष को ही सघोष बोला गया है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अघोष अलग चीज़ होती है और घोष और सघोष दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आपको जैसे उपनाम होता है ना, तो आप एक ही रहते हैं, ठीक है। एक गली मोहल्ले में लोग रख देते हैं और एक स्कूल में नाम रख देते हैं, लेकिन आपका शरीर सेम रहता है, आपका कलर सेम रहता है। उसी प्रकार घोष अघोष सेम रहता है, केवल नाम अलग अलग है। अघोष जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, जैसे ऊष्म व्यंजन के बारे में बता रहे थे, अक्षर को हम अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग को प्रथम और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स मूर्धन स दंड स और तालब से, ये क्या है, अघोष है। ध्यान रखेंगे तीनों स क्या है, ये सब अघोष है। कभी भी पूछ देगा, एक तो बता देगा कि प्रथम और द्वितीय, ये तो पहला ट्रिक। और दूसरा नियम ये है, मूर्धन स दंड से, ये क्या अघोष वर्ण है। और सघोष ध्वनियों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 13 है। ध्यान रखेंगे कितना है, 13 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बताने के लिए कोई भी आपसे कम से कम पैसा जरूर लेता है, लेकिन क्या है कि फ्री की क्लास मिल रही है, तो आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। घोष अघोष, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये अघोष भी दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा, घोष अघोष, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ तथा पंचम, ठीक है, यार अलावा यंग यह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। भाई संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। जैसे छ में क और स, दो बहुत बार पूछा है, छ में किन 2 व्यंजनों का संयुक्त है, क और श मिलकर के छ का निर्माण। आज्ञा में ज और निया, बहुत अच्छा है, इसको कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। त्र में त और र, असरा में स और र, बोलने से ही पता, सरा, तो इस तरह से तो स और र मिलकर के सरा का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। और त्र में त और र, केवल आपको यह क और श मिलकर के जो छ का निर्माण होता है, इसको आपको ध्यान रखना ही थोड़ा डिफिकल्ट है। व्यंजन और दायित्व, किसी भी शब्द के समान व्यंजन, ठीक है, किसी भी शब्द के समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे दायित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, पक्का, अड्डा, 70, 80, 90, ये दायित्व व्यंजन है। दायित्व मतलब आपका दायित्व क्या है, आपका दायित्व पढ़ना, या आपके जैसे आपके किसी का माता पिता नहीं रहता है तो उसका कर्तव्य होता है, भाई का कर्तव्य होता है अपनी बहन की लालन पालन करना। तो इसी प्रकार इसका बच्चा का कर्तव्य है इस छोटे च को अपनी ओर रखना, ठीक है, जोड़ करके। इसको क्या है दायित्व कि इस छोटे क को, आधा क को अपने तरफ, आधा का मतलब ये क्या, बच्चा है अभी ठीक है, ये अभी क्या है, छोटा है, तो छोटे को बड़ा का कर्तव्य होता है अपने ओर सटा करके प्यार दे करके रखना, तो इसको दायित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दायित्व। इस तरह देखिए, हम ट्रिक इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप जो है से बार बार बता रहा हूं कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है, तो 52 है। स्वर कितने, 11, आयोगवा 2, व्यंजन 33, संयुक्ताक्षर 4, उत्प्रेक्षित 2। ये सब बार बार हम बता रहे हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करें, जिससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और अपनी सुविधा के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, ए कदम, बी कंगन, सी कटीला, डी कंठग्रा। तो अनुनासिकता के बारे में बोल रहा है, आंसर हो जाएगा कंगन। क्या होगा, कंगन में अनुनासिकता है। देखिए ऊपर में बिंदु लगा हुआ है, तो इसी को अनुनासिकता बोला जाता है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ या तालु है, ह, छ, ओ, ए। तो आंसर होगा डी, ठीक है। डी में क्या पूछ रहा है, कंठ या तालु का मतलब स्थान पूछ रहा है। तो ये का कहाँ के उच्चारण होता है, कंठ या तालु से होता है। थर्ड प्रश्न है, ये और के का उच्चारण स्थान का नाम बताइए, तालव्य, बी दंत्य, सी कठोष्ठ,
डी है कंठ तालव्य। थर्ड का आंसर डी होगा, कंठ तालव्य से उच्चारण स्थान होता है किसका, ए और के का। ठीक है, इस तरह से आपको हम देखिए थियोरी क्लास करने से कितना फायदा होता है। स्वर ये और या का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, ओष्ठ है। तो आंसर हो जाएगा सी, कंठ तालव्य है। ठीक है, ये और या का इन्हीं प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताएंगे कि 3 कौन कौन होते हैं, ध्यान रखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए मात्रा के अनुसार कौन कौन होते हैं, हास्य, दीर्घ और फलुत 3 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है शिक्षक में कि वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और फलुत स्वर क्या है। तो ये स्वर है, ये 5 क्वेश्चन आपको पूछा था, वहाँ कौन कौन था, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और फलुत स्वर 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। ध्यान रखेंगे कितने होते हैं, 3। इसलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहा जाता है, वृत्ताकार स्वर, संवित स्वर, अनुनासिकता और निर्नासिकता। तो 7 का डी हो जाएगा, निर्नासिकता बोला जाता है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। 8 है कंठ तालव्य कौन सा है, उ, बड़ी उ, र, मूर्धन सा, ये, या फिर डी में है या। तो आंसर हो जाएगा 8 का सी, क्या होगा, ये और या। ये क्या है, कंठ तालव्य बोला गया है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, कंठ तालव्य से है। ठीक है, 9 है ये और आय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, डी है ओष्ठ। तो सी हो जाएगा, क्या होगा, कंठ तालव्य। एक ही बार दोनों क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बार बार रिवीजन कर गया है। 10 निम्नलिखित में कंठ ध्वनि का कौन सी है, क, ख, य, र, च, छ, ट, न। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, कंठ ध्वनियों का उच्चारण स्थान पूछा है 10 का, तो ये होगा क और ख, ये क्या है, कंठ से। ठीक है, 11 है निम्न में से हिंदी कंठ ध्वनि है, ई, त, फ, ह। तो कंठ ध्वनि कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डी, ह क्या है, कंठ ध्वनि है। 12 है घ का उच्चारण स्थान कौन सा, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 12 का बी, कंठ से। 13 का है कंठ वर्ण क्या है, ओ, ई। कंठ वर्ण क्या है, इनमें से 4 में चुनने के लिए आपको बोल रहा है, 13 का बी। तो ये क्या है, कंठ वर्ण है। 14 का स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, मूर्धा, तालु, दंत तालु। 14 का आंसर सी हो जाएगा, तालु से होगा। ठीक है, इस तरह से आपको रटते जाना है और बढ़ते जाना है कदम। फिर ठीक है, 15 उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ्य है, ओष्ठ है। तो 15 का आंसर ये हो जाएगा, तालव्य व्यंजन है। 16 है च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, दंत है, तालु है, मूर्धा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, क्या है, तालु है। इसीलिए हमने उच्चारण स्थान पहले बता दिया, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। 17 निम्न व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है, क, ढ, छ, म का। कहाँ से होता है 17 का, सी होता है, छ से। ध्यान रखेंगे किसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तालु से होता है। यहाँ पे पूछा, तालु का जिक्र किया है। ठीक है, 18 क्या उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन सा, दंत सा व्यंजन किस प्रकार के हैं, अंतस्थ है, वत्स्य है, ऊष्म है, तालव्य है। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। ये तो बहुत अच्छा है, मूर्धन सा, दंत सा, अंतरस्या, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब ऊष्मा निकलती है, अंतरस्या, र, ल, व। अब यहाँ पे 19 में पूछा, र प्लस म का रूप है, मृ, म, ऊपर देखिए र 3 प्रकार के होता है दोस्तों। एक तो यहाँ पे म में ऐसे लगा हुआ है और एक ऊपर में लगा हुआ है म में, ठीक है, इस ढंग से, और एक नीचे लगा हुआ। तो तीनों में अंतर आपको छांटना है। तो र प्लस म का रूप क्या हो सकता है, 19 का बहुत अच्छा है, आंसर सी है। क्या होगा, सी, र और म मिल करके ऊपर में निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा, इसीलिए संधि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, संधि बार बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठा। तो कौन सा देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है, 20 का आंसर ये ग्रीवा ध्वनि जो है से किसका नहीं है, वर्ण ध्वनि का लिपि नहीं है। ठीक है, 21 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है, 32, 24,
33, 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है दोस्तों? यह बहुत अच्छा है। तो हिंदी वर्णमाला में 33 है। ये तो आपको एकदम सेकेंडों में पलक झपकते आंसर दे देना चाहिए। मूर्धन सा दंड सा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिंदु दिया हुआ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है दोस्तों, ऐसे से दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे ऊष्म व्यंजन आपको आप दिमाग लगाना है। तो ऊष्म व्यंजन तो होगा, ठीक है, आंसर ऊष्म, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान दिया है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यदि खाली स्थान नहीं रहता तो कुछ दूसरा आंसर होता। 23 है कि सजातीय संधि का स्वर ध्वनि कौन नहीं है? या, ई, उ, ए। सजातीय संधि, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे सजातीय संधि क्या होता है। आंसर होगा डी। ये क्या है? सजातीय ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे नहीं के बारे में चर्चा किया है। 24 है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च, फ। अल्प प्राण के बारे में पूछा। अल्प प्राण क्या होता है? तो 24 का सी आंसर होगा। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या अल्प प्राण में जो बेहोश होता है उसको अल्प प्राण कह सकते हैं। 25 हिंदी के स्पर्श घोष महाघोष ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ, ठ, थ, ह। ये क्या है? आपको यहाँ पे घोष महाघोष ओष्ठ व्यंजन तीनों एक साथ क्वेश्चन दे दिया है। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, भ क्या है? घोष महाघोष ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करवा दिया हूँ आपको। अब यहाँ से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम बैठ लें। केवल यही है कि आप कहीं भी हो जरूर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ये घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, तो हर जगह बैठ करके अपना क्लास स्टार्ट कर लें और पढ़ते रहें। इसी में आपकी भलाई है। लास्ट में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ताकि आप जरा से भी दिक्कत ना हो। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वतः होता है, अपने आप स्वर वर्ण उच्चारण होते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान लगातार बिना रुके होता है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। जैसे य, ई, उ। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता से होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण का उच्चारण रुक रुक करके होता है। जैसे इसकी संख्या कितना है? 33। जैसे ख, क, ग, घ, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। भाषा व्याकरण, भाषा परिवर्तनशील होता है। पहले भाषा होती है, उसके बाद व्याकरण होती है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे स्वर और व्यंजन के बारे में हमने बता दिया हूँ। यह मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैराथन क्लास से ही आप नॉलेज जो है से अधिक मिल सकती है, और शॉर्ट में जहाँ जाएंगे वहाँ आपका दिमाग शॉर्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।